दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम यूनुस खान है और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। इनका नाम है दिव्य निधि शर्मा। दिव्य फिल्म लेखक हैं और अभी बातों के ज़रिए आपको पता चलेगा कि कितनी कमाल की फिल्में इन्होंने लिखी हैं। बहुत बहुत स्वागत दिव्य निधि विविध भारती के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि विविध भारती या रेडियो से आपका किस तरह का ताल्लुक रहा अपनी ज़िंदगी में? देखिए, रेडियो पे काम करने का मेरा बड़ा सपना था। मुझे हमेशा बताया गया है कि आई हैव गॉट लुक्स फॉर इट। वाह वाह वाह। नहीं सर, मैं तो यूपी में बहुत छोटे छोटे गांव में बड़ा हुआ। जी तो हमारे लिए तो मनोरंजन का मतलब ही रेडियो था। जी। बहुत हमारे यहाँ टेलीविज़न भी मेरे होश में आया। उससे पहले रेडियो ही एकमात्र साधन था, और रेडियो पे विविध भारती पे गाने सुनना, हवा महल और जाने क्या क्या, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, पर रेडियो एक अभिन्न हिस्सा रहा है जीवन का हमेशा से। क्या बात है। अच्छा, ये लिखने का शौक कहाँ से शुरू हुआ था और क्या फिल्मों की तरफ आने का सपना शुरू से था आपका? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि तब थिएटर नहीं था जहाँ हम रहते थे। जिन जिन कस्बों में, गांव में रहते थे, तो मुजफ्फरनगर शहर पास पड़ता था, तो फिल्म देखने वहाँ जाना पड़ता था। या तब ट्रैवलिंग थिएटर्स होते थे जो गांव में तंबू लगाकर और फिर फिल्में दिखाते थे। तो फिल्म माध्यम के प्रति आकर्षण दीवानगी की हद तक, मुझे ऐसा कोई समय नहीं याद जब नहीं था। अच्छा। मैं और मेरे बड़े भाई, हम तो काफ़ी दूर चल के 1-2 किलोमीटर दूर सिर्फ फिल्म के पोस्टर देखने जाते थे। कौन कौन सी फिल्मों की पोस्टर उस वक्त की याद है अभी आपको? सर मुझे, आप अगर फिल्म दिखाना शुरू करें क्रेडिट रोल, हाँ। तो मैं क्रेडिट रोल से बता सकता हूँ कि ये कौन सी फिल्म होगी। अरे मैं और मेरे गजब। भाई, क्योंकि हम याद कर लेते थे सर कि वाह ये वाह कौन वाह है। वाह। अच्छा, री रिकॉर्डिंग मंगेश देसाई, ये कौन है, ये बी.एन. शर्मा रिकॉर्डिस्ट हैं, थ्रिल्स पप्पू। हमें पूरे पूरे क्रेडिट रोल्स याद थे। तो उनमें बार बार एक नाम आता था, सलीम जावेद। हाँ। तो हम, ये सलीम जावेद कौन है? फिर पता चला अच्छे फिल्में लिखते हैं। और तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ लेखक की क्या स्थिति है, तो मुझे लगा बड़ी इज्जत होती होगी यार, ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो ऐसे ही इस भ्रांति में जो है, मैंने बचपन में ही सोचा कि मैं स्क्रीन राइटर बनना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन घर में किस तरह का माहौल था और घर वालों की क्या तमन्ना थी? क्योंकि आपकी अपनी तमन्ना अपनी जगह है, लेकिन घर वालों के ख्वाबों का एक बोझ भी होता है लड़कों पर। सर, उत्तर प्रदेश में सब घर वालों की एक बैंक पीओ बन जाओ, सरकारी अफसर हाँ बन सरकारी अफसर, किसी भी तरह से लड़का बन जाए। हाँ। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यहाँ मतलब आप सोचिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जब लड़का कहे कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, हाँ। और परिवार इस पे सवाल ना उठाए कि ठीक है बन जाओ। ये तो बहुत गजब कैसे, की बात है। बिल्कुल, कैसे बनते हैं हमें नहीं पता, वो तुम खुद तलाशो, लेकिन हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। वाह 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 वाह। और पूरा सपोर्ट किया सर, पूरी तरह से। मतलब यहाँ पे जब मैं आ गया था, और फिर मेरे पिताजी को मैं ब्लैंक कॉल या वो मिस कॉल देते थे तब उस ज़माने में, तो बस मैसेज कभी कभी आता था, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह, क्या और बात क्या है, चाहिए। क्या क्या दिलचस्प बात है। आपने बताया कि एक ज़माना था जब फिल्में देखने के लिए दूर तक जाना पड़ता था और टूरिंग टॉकीज हुआ करती थी। उस समय की किसी फिल्म का लुत्फ याद दिलाइए। सर मैंने सबसे पहली बार पिक्चर जो उसमें तंबू वाले सिनेमा में देखी, हीरा नाम की एक पिक्चर है। ओह, सुल्तान अहमद साहब ने बनाई थी। डाकू और वाली। हाँ जी, सुनील दत्त जी और आशा पारिक। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। क्या बात है। तो वो पूरी पिक्चर, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे उसमें, वो मुझे पूरी, मैंने बचपन में याद हो जाती थी एकदम हर चीज़। अभी क्या होता है, बड़े होके जो फिल्में देखते हैं वो शायद याद नहीं रहती हैं। बड़े होके उम्र बहुत तेजी से चलती है। बचपन के हर चीज़ को ठहर के, सुस्ता के, एक एक चीज़ परख के देखता है, तो बचपन में देखी हर चीज़ याद रहती है। क्या बात है। तो सारे सिनेमा, सारी बातें, सारी कहानियाँ, सब याद रहता है सर। और कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती थी किसी एक सिनेमा में? मार धाड़ या गाने या डायलॉग बाजी? डायलॉग बाजी सर, बचपन से जो है हाँ। याद रहता था कि अरे इसने क्या बोला। और कभी कभी लगता था यार कैसे सोचते होंगे, बचपन में तो ये सोचते थे कि अमिताभ बच्चन कितना अच्छा बोलते हैं, डॉन का इंतजार। हाँ जी। फिर बताया गया कि अरे ये खुद नहीं बोलते हैं, लिखने वाले लोग होते हैं। हाँ। अच्छा, कौन लिखता है? कि सलीम जावेद लिखते हैं, कादर खान साहब लिखते हैं। क्योंकि जो फिल्म पे हम बड़े हुए तब इन्हीं का बोलबाला था। सलीम जावेद साहब की फिल्में थी और बाकी सब कादर खान साहब लिख रहे थे। हर धड़ल्ले से मतलब 80 का दशक तो पूरी तरह जो डिफाइनिंग टैलेंट था वो कादर खान साहब कादर खान का था, बिल्कुल। और मुझे याद है, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो वो बताते थे कि वो कैसेट पर रिकॉर्ड कर देते थे, खुद अपने हाथ से नहीं लिखते थे। तो उनकी सोच का धारा प्रवाह कितना कमाल का होता हो। बिल्कुल सर, कि रिकॉर्ड कर दिया स्क्रीन प्ले। और वो भेजते थे सेट पे बाकायदा, लोग सुन के हाँ। ऐसे बोलना है, यहाँ पे वजन डालना है,
क्या बात है, आज सोच कर लगता है। मुझे लगता है कि अब ये जाना जाए कि जिंदगी में सबसे पहले जो लिखा होगा वो शायद कविता ही होगी जी। तो वो क्या था और वो किस प्रेरणा से था? जी, अब प्रेरणा तो आप जानते हैं, जब जीवन में जैसे लिखी जाती हैं तो स्कूलों में कॉलेजों में जिस तरह से लड़के शायरियाँ शुरू करते हैं, हाँ। तो जो आगे बैठी होती है अक्सर से प्रेरणा आगे वाली कतार में, तो वही प्रेरणा जी जी होती जी है। उसी तरह की शायरी शुरुआत हुई थी। हालांकि मेरे घर में साहित्यिक वातावरण था बचपन से, अच्छा। तो ऐसे सुनते पढ़ते हुए बड़े हुए थे, तो ऐसे अनजानी चीज नहीं थी कविता। और घर में किताबें हुआ करती थी। बहुत बहुत मैंने बहुत कोई बढ़िया। दिन ऐसा नहीं देखा जब मेरी माँ किताब ना पढ़ रही हो। वाह, बहुत ही बढ़िया बात है। जी तो इस तरह से पढ़ने के संस्कार मिले। हाँ जी, अभी तक हम तीनों भाई बहन जो हैं रोज एक किताब लेकर ही जाते हैं सोने के लिए। बहुत ही बढ़िया बात है और ये मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किताबों से नाता जोड़ कर रखें। बिल्कुल सर। तो इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं तो सर इन दिनों अभी मैं फिर से राग दरबारी पढ़ रहा हूँ। मेरे एक आह। मित्र ने मुझे उसका एक नया एडिशन दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी सबसे प्रिय किताब है तो लो फिर से पढ़ो। वाह और वाह वाह। हालांकि मेरे पास उसके 2-3 एडिशन है, मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर, पर अभी दी गई मुझे परसों फिर से, तो अभी फिर से वही पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, क्या लुत्फ है, उसको तो ठहर ठहर के पढ़ने का मजा है उसकी पूरी जिसे तरह से। रिपीट ऑडियंस होती है ना, आप बार बार उस पे जाते हैं, तलब उठती है उस किताब की। यस, बिल्कुल उठती है। फिर अभी आजकल मैं देख रहा था कि राही मासूम साहब की कोई किताब रह तो नहीं गई है, वाह वाह तो फिर वाह, वो क्या भी बात पलट है, पलट के जाके पढ़ रहा था, क्या देख रहा बात था। है, क्या बात है। एक वक्त था जब हमने भी डॉक्टर राही की सारी किताबें लाइन से पढ़ी जी थी। जी 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 मैंने भी सारी पढ़ी लाइन से, तो मैं ऐसे देख रहा था कुछ रह तो नहीं गया है, फिर अच्छा ये मंगा लेता अलग ही हूँ। लुत्फ है बिल्कुल उन सर। किताबों का। तो किताबों की तो एक पूरी दुनिया है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपकी एक समझदारी भी बढ़ाती है। ये जो लिखने का सिलसिला था, ये कभी छपने के सिलसिले की तरफ गया? जी नहीं सर, मेरे मन में हमेशा से स्क्रीन राइटर बनना चाहता था मैं पढ़ने के लिए जो लिखा जाता है वो वाला हुनर की तरफ कभी आकर्षित ही नहीं हुआ। अब पहली बार जीवन में अब लगता है कि कहानियां लिखूं, तो पर हमेशा से स्क्रीन राइटिंग की तरफ ही रुझान था। और पढ़ाई में आप कैसे थे? बहुत बुरा सर, अच्छा। मतलब रज के बुरा जिसे कहेंगे। तो घर में इस बात को लेके कोई चिंता थी? बहुत चिंता थी सर। बाकी भाई बहन कैसे थे? आपसे तो अच्छे थे। जी सर, मुझसे तो सभी अच्छे थे। मैंने स्थिति वहां ले गया था बिल्कुल कि भाई इससे तो सभी अच्छा होना ही है। तो मुझे लगता है कि ये भी वजह थी कि जब मैंने लेखक बनने की इच्छा जाहिर की तो किसी ने इनकार नहीं किया कि और बनोगे भी क्या। ओहो हो। तुमसे और तो कुछ तो हो नहीं रहा है। जी जी, तो मैं तो बहुत बुरा था सर पढ़ाई में। ओके। और मुंबई आना कब हुआ था? मुझे मुंबई आए हुए सर अभी हो गए मेरा ख्याल 18-19 साल हो चुके हैं लगभग। यहाँ किस तरह से संघर्ष करना पड़ा दिव्यनिधि आपको? सर मैं उसे संघर्ष नहीं कहूँगा, बड़े मज़ेदार दिन थे, और संघर्ष तो मतलब अब भी चल रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं कि पैसा नहीं है, काम नहीं है, पर जो मतलब बम्बई आ जाना और किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप उतरे तो आपको लोगों का भब्बड़ नजर आता है। बिल्कुल सर। और तब आपको दीन दुनिया की सच्चाई समझ में आती है कि बम्बई शहर आखिर है क्या। तो वो शुरुआती दिन जरा तस्वीर खींचिए। सर मैं बड़ा भाग्यशाली था कि यहाँ के मित्रों ने बड़ा सहारा दिया। हाँ, और मैं शायद हम लोग आखिरी वो पीढ़ी थी जो मुंबई बस उतर आते थे। बहुत सही। जो वीटी पे उतर के देखते ना, अरे भैया कितना बड़ा शहर, जैसे फिल्मों में दिखाते थे, उससे ज़्यादा अलग नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि ना मैं सिनेमा ट्रेंड था, ना आज तक नहीं हूँ, ना कोई संपर्क सूत्र थे, बस आ गए। भाग्य ने, मित्रों ने और हितैषियों ने साथ दिया, तो बस ये सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। बिल्कुल सर। जो दोस्त होते हैं जो आपको शहर में बचाए रखते हैं और बनाए रखते हैं। जी सर। तो ये कमाल की बात है। बम्बई नगरिया ने आपको पहला काम क्या दिया था दिव्य? सर एक अभिनेता है सुनील ग्रोवर साहब, बहुत प्रख्यात अभिनेता है। उन्होंने जो अपना पहला धारावाहिक हिंदी में किया था, चला ललन हीरो बनने, वो मेरा भी पहला काम था बतौर लेखक। और अनुभव नहीं था तो कितनी जद्दोजहद थी फॉर्मेट को समझने की, मीडियम में की गहराई में उतरने की? सर फॉर्मेट को समझने, गहराई में उतरने की कोई जद्दोजहद नहीं थी, वहां तक पहुंचने की जद्दोजहद थी कि कोई आपको काम दे। तो बतौर लेखक संघर्ष करना बड़ा अलग होता है। कोई उसकी सीढ़ियां नहीं है, या तो आप लेखक हैं या आप लेखक नहीं है। लोग आपसे सैंपल मांगते थे, जब ये पूछते थे कि अब तक क्या लिखा है? हाँ जी, तो सैंपल मांगते थे, मैं कुछ कुछ लिख के ले जाता था, जो बाइज्जत फाड़ फूड़ के वापस भेज दिया जाता था। क्योंकि पहले तो हार्ड कॉपीज आप लेकर घूमते थे, भाई ये देख लीजिए हमने ये लिखा है, वो लिखा है।
तो वो सामान्य जो प्रक्रिया उस समय की थी वैसे ही थी, सबके दरवाजों पे जाओ, बैठो ऑफिसों के बाहर, इंतजार करो लंबा जी जी चौड़ा, जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये सीरियल जो है ये आपको मिला। जी सर। और उसके बाद क्या लगा आपको कि अब सिनेमा की तरफ ये रास्ता जा रहा है, या टेलीविजन ने आपको अटका लिया? नहीं, मैंने सिनेमा में काम किया था सर तब, उस वक्त एक छोटी सी फिल्म आई थी आलू चाट नाम की, वो मैंने लिखी थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे काम ही नहीं मिला सिनेमा में। तो तो अपने आप टेलीविजन की तरफ रुख हुआ। क्योंकि यहाँ टिके भी रहना था। जी, और टेलीविजन ने काम दिया, और टेलीविजन ने बहुत बहुत प्रेम और सम्मान दिया उस माध्यम ने मुझे। बिल्कुल। तो मैं उससे ऐसा जुड़ा कि आज तक जुड़ा हुआ हूँ, फिल्में लिखता हूँ, लेकिन टेलीविजन बदस्तूर लगातार रोज नियम पूर्वक लिखता हूँ। क्या बात है। और टेलीविजन में आपने कुछ बड़े कमाल के काम किए हैं, जी, बहुत जिनमें बहुत से धन्यवाद। अनुपमा जो है वो सबसे सबसे लोकप्रिय लोकप्रिय काम रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत के बारे में बताइए कि ये कहाँ से हुआ, और ये इतनी बड़ी लकीर इस सीरियल ने खींची है कि लोग इसे बहुत देखते हैं और याद करते हैं। सर अगेन, इतनी सारी चीज़ों का सही गिरना, सही अनुपात में पड़ना ज़रूरी होता है किसी भी काम की कामयाबी के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक व्यक्ति हम में से उठ के नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा कर दिया। हम सब ने, जितने लोग उसमें सम्मिलित हैं, उसकी टोली में काफ़ी लोग उस हैं। टोली में, क्योंकि बहुत बड़ी टोली होती है एक टेलीविज़न शो की, तो वो सब जब एक साथ गिरते हैं तो हम लोग, मतलब वो सक्सेस अगर यही टोली दोबारा चाहे तो भी शायद रिपीट नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक एनर्जी, एक क्रिएटिव माहौल जैसे एक ये बार जो बनता है। मैंने हाथ रखा, दूसरा हाथ उसने रखा, जब इसके ऊपर किस्मत अपना हाथ रख देती है फिर वो बात बहुत लंबी चलती है। जैसे कि अनुपमा चला। जैसे अनुपमा चल रहा है, और जितना बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट उस शो का है, हाँ, उतना अभी मुझे तो हाल फिलहाल कोई भी न फिल्म पता है न टेलीविजन शो पता है जिसका कल्चरल इम्प्रिंट इतना गहरा हो। वो क्या बात है कि इसे बाकी चीज़ों से अलग बनाती है जो। सर उसके जो कोर में जो आइडिया है, हाँ। हर गृहिणी को कभी ना कभी लगा है कि मैं उपेक्षित हूँ, मुझे जितना मोल मिलना चाहिए जीवन में, जो मेरा सम्मान मिलना चाहिए, वो परिवार नहीं दे रहा है। तो वो जो कॉर्ड थी वो स्ट्राइक कर गई पूरे देश की महिलाओं के साथ, क्योंकि सबको लगा कि ये हमारी कहानी सबको है, लगता है कि ये हमारी कहानी है। इसलिए ये इतना लंबा चलता गया। बिल्कुल सर, और किसी न किसी दृष्टिकोण से है भी। और उस, आप सोचिए कि हम ये धारावाहिक लिखते हैं तो किस तरह के फीडबैक आते हैं कि आपका शो देखकर मेरी मम्मी अपना ज़्यादा ख्याल रखने लगी है। वाह, क्या प्यारी बात है। इतना अच्छा लगता है सर, आंख भर आती है सुबह ऐसे ईमेल्स पढ़ पढ़ के, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। ये मुझे बताइए कि टेलीविज़न सीरियल्स के इस पूरे सिलसिले को इस बदलते हुए दौर ने किस तरह प्रभावित किया है? जब OTT आ गया, जब लोगों का थिएटर जाना कम होता चला गया, जब क्षेत्रीय सिनेमा का असर हुआ, जब फॉरेन फिल्में देखना सुलभ होता चला गया। देखिए, जो जिस जनता के साथ टेलीविज़न वार्तालाप में लगा हुआ है, उसके लिए ना फॉरेन फिल्में आती हैं, नहीं आती। ना OTT आती है। OTT को तो मैं ईमानदारी से कहूँ, उससे बात करने में शर्म आती है। सिनेमा उससे बात करता नहीं है। ये वो वाले दर्शक हो गए हैं जो परिवार का एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, अरे इन्हें नहीं बुला रहे, बर्थडे पार्टी इनके बिना ही कर लेते हैं। तो अब इनके बिना ही लोग यहाँ पर रहने लगे थे, और ये बहुत बड़ा विशाल जनसमूह है सर। तो इससे सिर्फ टेलीविजन एक माध्यम है जो इनसे बात कर रहा है। बिल्कुल। अब OTT के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मम्मी ने, अब मैं ये सब छोड़ के सीक्रेट गेम्स देखूंगी, ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ जी। वो OTT पर ही हमारे धारावाहिक देखने लगी। ये बात, ये क्रॉसओवर जो है ये बहुत कमाल का है कि वो कंटेंट वहां से निकल के OTT वहां पे आ से गया। निकल कर आ गया। यानी अब समय की वो समय का अनुशासन जरूरी नहीं है। जी जी, वो अपॉइंटमेंट व्यूइंग जिसे कहते थे, वो नहीं है कि 6 बजे आना है। इसलिए TRP लगता है कि कम हो रही है, लेकिन आपका दर्शक वर्ग, दर्शक संख्या उतनी ही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। क्योंकि वो कहानियां कोई और कह नहीं रहा है। वो कहानियां जो मेरी माँ, भाभी, चाची के जीवन में रेलिवेंट हो, नहीं कह रहा है कोई। जब कोई सीरियल बहुत लंबा चलता है, जी। इतना लंबा जितना अनुपमा चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उसको निभाना और ऐसा न लगे कि ये खींच रहा है, उसके आकर्षण को बनाए रखना हर दिन एक नया चैलेंज बनता चला जाता है? बहुत बहुत ज़्यादा। अब टेलीविज़न की क्या है, इसके मोड अलग होते हैं इनकी कहानियों के। सिनेमा चलता है 2 घंटे, टेलीविज़न चलता है 5 साल अगर कामयाब धारावाहिक है।
तो इसमें अगर आप चलते चलते गलत रास्ते पे मुड़ जाते हैं और पता चलता है गलत रास्ता है, वापस लौटने में 1 महीना लग जाता है। तो बहुत, मुझे जितनी विधाएं हैं, मैं तीनों में काम करता हूँ, टेस्ट, T20, वनडे, तो OTT, सिनेमा और टेलीविजन, तीनों में काम करता हूँ। मुझे नहीं लगता टेलीविजन से ज़्यादा कठिन कुछ भी लेखन है, कोई बिल्कुल। भी लेखन है। और एक एपिसोड का अपना एक क्लाइमेक्स होता है, एक एपिसोड का, क्योंकि उसका अपना एक व्याकरण है उसको लिखने बिल्कुल का। सर। तो उसको किस तरह से आप निभा पाते हैं कि वहां तक लेके जाना है जहां रोचक मोड़ पर ख़त्म किया जाए? देखिए, एक तो रोचक मोड़ पर ख़त्म किया जाए। पहली बात, टेलीविज़न में जो बातें बड़ी होती हैं वो सिनेमा के, अगर इसके ऊपर कोई धारावाहिक थोड़ी बनेगा। छोटी बहू ने मोतीचूर का लड्डू बनाया, बड़ी ने बेसन का, ठाकुर जी को किसका भोग लगेगा, इस पे हम पूरा एपिसोड निकाल सकते हैं। यस। और तीसरी बहू आके लड्डू में जहर भी मिला सकती है, हम पूरा हफ्ता निकाल देंगे, सास कौन सा लड्डू खा के गुजरी है। हाँ। तो ये सब सिनेमा के लिए बहुत छोटी बातें हैं। यस। लेकिन जो गृहिणी हापुड़ में, इटावा में, इलाहाबाद में बैठ के देख रही है, जो रोज इससे गुजरती है, क्योंकि हम अभी भी ऐसे परिवारों में रहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो बहुत देखते सही। हैं। तो यहाँ बैठे हुए बुद्धिजीवी इस पे हंस सकते हैं कि अरे ये तो बड़े घटिया किस्म का एक कथानक लग रहा है, लेकिन आप उसके दर्शक हैं ही नहीं, आपके लिए बना ही नहीं रहे हम। हाँ। जिसके लिए बना रहे हैं उसके जीवन में उसका महत्व देखिए कितना। और इस दर्शक को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी अपनी ज़रूरतें हैं मनोरंजन की, और वो केटर करना ज़रूरी है। और वो केटर करने का मतलब, मुझे कई बार लगता है कि जैसे टेलीविज़न पे एक इल्ज़ाम लगता है कि लाउड बहुत है, लेकिन कई मीडियम की बाध्यताएं होती हैं। जब हम एक स्ट्रीट प्ले करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट लाउड होता ही होता है, क्योंकि आपको ट्रैफिक के बीच जनता को आकर्षित करना है। स्ट्रीट प्ले की एक्टिंग डिफरेंट फ्रॉम द थिएटर एक्टिंग। बिल्कुल ऐसे ही टेलीविज़न है। टेलीविज़न को क्योंकि मिक्सी भी चल रही है, सास भी खास रही है, बच्चा भी रो रहा है, इस सब के बीच सुनाई देना है, इसलिए टेलीविज़न बाय डिज़ाइन लाउड होता है। ओके। लेकिन आप टेलीविज़न के अंदर घुसेंगे अगर और देखेंगे, मैं अभी हम अनुपमा की बात कर रहे थे, उस धारावाहिक में ही कितनी प्रगतिशील बातें हुई हैं। अनुपमा के पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, 26 साल की शादी के बाद वो तलाक लेती है अपने पति से, वो घर से बाहर जाती है, एक बॉयफ्रेंड बनाती है, अनुपमा उससे शादी करती है, दादी होने के बाद भी। दादी की शादी हैशटैग चला था। और ये सब किसी रात 11:15 बजे आने वाले नीश धारावाहिक में नहीं हो रहा है, ये मेन स्ट्रीम सबसे है। बड़े, भारत के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक में हो रहा है, और जनता एक्सेप्ट कर रही है। क्या बात है। क्योंकि हमें बात कहने का हुनर नहीं आता, तो हम कई बार उसका इल्ज़ाम लोगों के सर डालना चाहते हैं कि तुम्हें बात सुनने का सलीका नहीं है। असल में हमें कहने का सलीका नहीं है। क्या राइटर टोली में और क्रिएटिव टोली में कहानी, उसके मोड़, उसके बहाव को लेकर टकराव होता है, बहसें होती हैं? जी, शुरू में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके बाद टेलीविज़न में भगवान की कृपा से वक्त ही नहीं बचता है किसी टकराव का। कितना टकरा लो, सुबह तो जाना ही है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये समोसा ज़्यादा तल गया है, कोई बात नहीं है, तो थाली में रखना ही है, ग्राहक खड़ा है सामने। अच्छा, तो रोज का एक एपिसोड होता है लिखने का? हाँ जी, हाँ जी, कम से कम एक रोज कम लिखते से हैं? कम एक रोज। तो ये जो जीवन का अपना एक बहाव है, जीवन की अपनी एक आकस्मिकताएं हैं, उसके बीच में ये नहीं होता कि आज छुट्टी मार लें? सर, छुट्टी नहीं मार सकते, आपको आकस्मिकता के लिए तैयार रहना पड़ता है। टेलीविज़न राइटर्स बेचारे बीमार होंगे तो अस्पताल में लिख रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, मेरी शादी हुई थी, रिसेप्शन था, उससे पहले मैं और मेरी पत्नी, वो भी लेखिका है, हम खटाखट एपिसोड खत्म करो भाई, रिसेप्शन में जाना है। अरे वाह, अपने रिसेप्शन में, किसी ये और तो के बहुत नहीं। अच्छा सीन है। जी। क्या बात है। हाँ, पर टेलीविज़न बिल्कुल फुर्सत नहीं देता आपको। हाँ, टेलीविजन की बात कर रहे थे हम देवनिधि, और बात अनुपमा की हुई। आपने टेलीविजन पर और भी तमाम काम किए, उनके बारे में बताइए। देखिए, टेलीविज़न पे मैंने, आप जितने तरह के वहाँ जो भी आता है, हम सब तरह का काम करते हैं। मैंने चुड़ैलों वाले, जादू वाले, और हर काम को रस लेकर, हर काम को जिम्मेदारी से लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कई बार लगता है कि हम जो माध्यम में काम करते हैं, अगर उसका हम ही सम्मान नहीं करेंगे, तो सामने वाले से फिर ये अपेक्षा रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं है कि भाई तू सम्मान क्यों नहीं कर रहा है मेरा। तो और सम्मान कैसा है? टेलीविज़न, अगर मैं आज अच्छा काम कर रहा हूँ तो ये अच्छा माध्यम है, मैं बुरा काम कर रहा हूँ तो ये बुरा माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल बस इतनी सी बात मान के चलते। तो कुछ सीरियल्स के नाम बताइए हमारे सुनने वालों सर, मैं इश्कबाज, कबूल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी भी चल रहा है, हम लिखते हैं। और बहुत ही लोकप्रिय है। जी जी जी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी नाम का एक धारावाहिक था, बड़ा लोकप्रिय था। हाँ। और बताता हूँ मैडम, ये जादू है जिन का, नज़र,
मुझे तो अभी याद भी नहीं आते हैं, 50 से ऊपर तो लिखे होंगे सर, तो ऐसे। बिल्कुल, तो ये याद करना मुश्किल है। अभी अभी आपने एक बात बताई, उसी का सिरा पकड़ के मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, कि दोनों लोग लेखक हैं जी घर में, तो ये क्या मामला है? बस सर अब क्या बताऊं मैं आपको। शोले में कहते हैं ना एक दृश्य में धर्मेंद्र कि ये मत पूछो चाचा तुम्हारे आंसू आ जाएंगे। तो दोनों अपना कोना पकड़ के लिख रहे जी होते हैं? सर बिल्कुल। अच्छा, और एक दूसरे को सुनाना, सलाहबाजी। हाँ जी, ये तो चलता ही रहता सर, टीका टिप्पणी। तो आप लोगों के अपने पसंदीदा काम कौन कौन से हैं दोनों के? दोनों के, जैसे मुझे अनुपमा बहुत पसंद है, हाँ। अपराजिता मेरी पत्नी, उनको इमली एक हमने हाँ, धारावाहिक लिखा था, उनका वो favorite बहुत है। लोकप्रिय है और बहुत शानदार काम है आपका। ये जी, रिश्ता क्या कहलाता है, वो भी एक बहुत ही लोकप्रिय जी, काम है आपका। जी। तो आपको अनुपमा पसंद है, उनको इमली इमली पसंद है। उनका फेवरेट। क्या बात है। और ये जो टेलीविजन के लिखने के दौरान वापस फिल्मों की तरफ जो मोड़ आया, वो किस तरह से आया था जब आपको लापता लेडीज के लिए बुलाया गया? और क्या मैं गलत हूं कि इससे पहले भी कुछ लिखा था आपने? जी मैं बता रहा था, शुरू में कुछ फिल्में लिखी थी। हाँ, उसके बाद बीच उसके में बाद टेलीविजन की तरफ मुड़ जी गया। टेलीविजन में ही काम कर रहा था मैं। फिर आर.एस. प्रसन्ना साहब जिन्होंने सितारे ज़मीं पे डायरेक्ट की है, तो ये मेरे मित्र हैं। तो हमने पहले, वो उनके पास फिल्म आई थी कैंपियंस, जिसका भारतीय संस्करण लिखना चाहते थे, तो मैंने लिखा, आमिर सर को पिच किया। उसके बाद लापता में उन्होंने मुझे बुलाया कि कुछ काम बाकी है भाई, थोड़ा सा आप भी हाथ लगा दीजिए। अच्छा, तो वो टोली अलग थी जो उसको लिख जी रही जी, थी। लापता तो लिखी जा चुकी थी। लापता स्नेहा देसाई और बिप्लब गोस्वामी दोनों ने बहुत सुंदर पूरा कथा पटकथा संवाद तैयार कर और वो दिए तो थे। एक प्रतियोगिता में जीती हुई जी स्क्रिप्ट जी थी। और बहुत अच्छी, उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया था। उनको लगा कि थोड़ा सा और, बस एक हाथ और लगा दो कोई, तो उसके लिए मुझे तो बुला लिया जो गया। उस फिल्म के जो डायलॉग हैं लापता के, जिनमें बड़ा लुत्फ आता है, जो बड़े चटकदार डायलॉग्स हैं, उनमें कितना आपका योगदान है? देखिए, मैं और स्नेहा हमने मिलकर संवाद लिखे हैं, तो जी जी। हाँ, बिल्कुल। क्या आपको फिल्म की सिटिंग्स के दौरान जब लिखा जा रहा था, ये लग रहा था कि एक बार फिर गांव की सिनेमा में वापसी हो रही है? उस दौरान गांव नहीं था सिनेमा में, वापस जैसे लगान के दौरान वापसी हो रही थी, फिर गांव गायब था, फिर इसमें गांव आ रहा था, और बहुत पक्का वाला गांव आ रहा था, है ना, ऑथेंटिक गांव आ रहा था, और वो उस तरह की कहानी थी। कहीं कोई संकोच था कि इसके रिसेप्शन को लेके जनता के बीच के, जिस तरह की रंगीन चमकदार फिल्में आ रही हैं, उनके बीच में ये एक मिट्टी की खुशबू वाली फिल्म? बिल्कुल भी नहीं सर, 1% भी मुझे डाउट नहीं था कि ये फिल्म पसंद नहीं की जाएगी, ऐसा कभी ख्याल ही नहीं आया। क्योंकि चाहे गांव की थी, लेकिन फिल्म जिन चिंताओं को उठाती है, जिन बातों को उठाती है, वो सार्वभौमिक है। वो गांव की हो, वो कहीं की कहानी हो, ह्यूमन इमोशन हर जगह सेम रहता है। अगर उस पर कहानी की पकड़ अच्छी है, तो परिवेश आपसे कितना भी अनजाना हो, आप कहानी के साथ जुड़ जाते हैं। और अगर कहानी मूल ह्यूमन इमोशंस को ही नहीं पकड़ पा रही है, तो वो मेरे घर की कहानी हो चाहे, तो भी मैं उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। और जिस तरह का प्यार लापता लेडीज को मिला, बहुत 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 पसंद की गई सर। जहाँ टॉकीज में भी लोगों ने भरपूर देखा, और उसके बाद जब वो छोटे पर्दे पर आ गई, घरों तक पहुंचने लगी, तो लोग वहां देखने लगे। कोई यादगार घटना बताइए इस फिल्म के लिखने के दौरान जो घटी हो। देखिए, इस फिल्म में पहले जो इंस्पेक्टर मनोहर का चरित्र है, हाँ, तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया था। वो किरण जी भी बताती रहती हैं अक्सर अपने इंटरव्यू में, इसलिए मैं भी आई एम एट लिबर्टी टू से। तो पहले आमिर खान साहब खुद करने वाले थे, हाँ, मुझे ये पता बात नहीं भी। कि सुनने वालों को पता है कि नहीं। और फिर बहुत सोच विचार के बाद ये निर्णय लिया किरण जी ने कि रवि जी इसमें बेहतर सूट करेंगे। तो हालांकि अगर कोरे व्यापार की दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है ना, अरे ये क्या सोच लिया आपने। लेकिन एक कलाकार, एक निर्देशक जो है, अपनी कला को बाजार से ऊपर रखने का ऐसा उदाहरण मैंने इतने क्लोज क्वार्टर्स में देखा, वाह। तो इट वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। और जो काम रवि जी ने किया अरे है, सर, वो तो अद्भुत कमाल है। अद्भुत। तो पहले तो मैं इसका सारा श्रेय किरण जी को, आमिर खान साहब फिल्म में आपकी कुछ भी करना चाहें, वो फिल्म की कमर्शियल वैल्यू कहीं से कहीं पहुंच जाती है।
सीधी बात है, सीधी लेकिन बात उन्होंने उससे इनकार कर दिया उन्होंने कि आप नहीं जम रहे हो इस रोल में। लिटरेरी वैल्यू को, जो जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, सिनेमा की जो वैल्यू है उसको ऊपर रखा वाह, पैसे से, तो वो कमाल है। क्या बात है। तो आपने उस किरदार पर काम किया है, मैंने पूरे उस पे ही काम किया है फिल्म में, लेकिन उस किरदार पे थोड़ा ज्यादा काम किया है। और वो बहुत रसीला किरदार है एक तरह से ये कहना चाहिए। जिस तरह से वो अपनी बातें कहता है, उसके जो वन लाइनर्स हैं वो कमाल हैं। और जैसे हम उसे पहली बार ही जब देखते हैं तो 10,000 कम कर रहा है गाना सुनने के, तो वो भ्रष्ट है, लेकिन उसका भ्रष्ट होना उसके रसिक होने पे भारी नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दो वो साथ हैं। अपने फोकस में साफ है वो, जी दीदी। हर तरह से। तो ये कमाल था। और जब लापता लेडीज को इतना सारा प्यार मिला तो क्या महसूस हुआ? सर बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इतने साल सिनेमा से बाहर था और टेलीविज़न के काम को हालांकि बहुत सराहा जाता है, लेकिन आम जनता द्वारा, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समीक्षक टेलीविज़न को हे दृष्टि से देखकर चलते हैं, और उसका जिक्र कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि टेलीविज़न लिखने वाले, बनाने वाले का कहीं आपको नाम सुनने को मिले या पढ़ने को मिले। बिल्कुल। तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आई हैव बीन लिविंग अंडर ए रॉक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो क्या उसके बात बाद है। वापस एक कलाकार का सम्मान मिलना, लोग पलट के देखते हैं कि अच्छा भाई अच्छा काम किया, कंधे पे हाथ रख के कोई कह देता अच्छा किया तो अच्छा लगता था। एक ऐसी फिल्म है जिसने एक तरह से धारा बदली जी। और सिनेमा के दौर का यकीन पक्का किया कि अच्छा कंटेंट हो तो चलता है। बिल्कुल सर। इस फिल्म में आपने एक गाना भी लिखा है, उसकी कहानी भी सुनना है। जी, मैं क्या जब लिख रहा होता हूँ तो मुझे लगता है गाने की सिचुएशन है तो मैं रेफरेंस लिरिक्स लिख देता हूँ साथ। तो आपने क्या लिखा था? यही जो गाना आप सुनते मन में हैं, है ये डाउट हुआ। हूबहू ऐसे लिखा होता है कि मनोहर उसका पीछा करता है और वहाँ गाने आप बजना शुरू होता है, गाने के बोल हैं बिल्कुल ऐसे जो आप गाना सुनते हैं हूबहू ऐसा लिखा हुआ था। ये पूरा? कन्या पे डाउट हुआ मन, हाँ बिल्कुल पूरा। क्या बात है। वो इस गाने की भाषा भी बड़ी खिलंदड़ है जी। बड़ी मजेदार है। तो उसके बारे में इस सुतली वाला बम माचिस की प्रियतम, डर है हमको कर देगी तबाह, क्या मन बात करता है शाउट हुआ, ये कन्या पे डाउट हुआ। क्या बात है, क्या बात है। ये भाषा जो है ये वही छोरा गंगा किनारे वाली भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कमाल है। और यही इस फिल्म के जो इस फिल्म के दो गाने मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चले, सजनी रे और डाउट हुआ। सजन तो बहुत अच्छा है सर, जी कमाल का गीत है वो तो। बिल्कुल। मैं तो राम संपत जी ने क्या संगीत दिया है, क्या लिखा है, बहुत ही कमाल है। बिल्कुल। तो यहाँ डाउट हुआ सुनते हैं। जी सर बिल्कुल। बात दिव्यनिधि सिनेमा के बारे में हो रही है और आपने एक सिरा जो छोड़ दिया वो ये कि प्रसन्ना आपके मित्र हुआ करते थे और एक फिल्म जी। विदेशी फिल्म आई जिसका हिंदुस्तानीकरण करना था। प्रसन्ना से कब पहली मुलाकात हुई थी और फिर ये क्या माजरा था? सर एक कलर येलो प्रोडक्शन हाउस है आनंद राय साहब का। हाँ। मैंने उनके लिए भी 1-2 फिल्में लिखी हैं अभी फिलहाल। तो वहाँ मेरा आना जाना था, मेरे मित्र वहाँ कुछ काम करते, तो वहाँ पर मुझे प्रसन्ना से भेंट हुई थी। तो हमारा कोई व्यावसायिक तब तक काम साथ में नहीं शुरू हुआ था, ऐसे ही बस बैठ के, क्योंकि वो भी फिल्म तो एक करके चुके थे तभी, तो दूसरी क्या बनाएंगे क्या लिखेंगे, ऐसी अटकलें साथ बैठ के लगाते रहते थे। मैं कुछ कहानियाँ लिखता रहता था तो उन्हें भेजता रहता था कि देखिए इनमें से कुछ बनाते हैं, क्या करते हैं। उस बीच उनके पास कैंपियंस नाम की फिल्म जिस स्टूडियो के पास थी, उन्होंने संपर्क स्थापित किया प्रसन्ना से। तो प्रसन्ना ने मुझे भेजा कि चल करके देख क्या होता है। तो मैंने बैठा स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, बस। क्या बात है। और वो एक चैलेंज होता है किसी भी सिनेमा को क्रॉसओवर करना एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, क्योंकि जाहिर है कि कुछ चीज़ें इस पार नहीं आ सकती, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी ये? सर बहुत बड़ी चुनौती हो जाती कई बार ऐसा कि घटनाक्रम भले ही बिल्कुल ज्यों का त्यों रहे, लेकिन उसका प्ले आउट सांस्कृतिक रूप से बदलना ही पड़ता है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि अगर मान लीजिए स्पेन की फिल्म है या यूरोप की कहीं भी फिल्म है, एक बॉयफ्रेंड आता है लड़की के घर, घंटी बजाता है, उसकी मम्मी से कहता है मैं उसको लेने आया हूँ, वो लड़की निकल के चली जाती है। ये दृश्य अगर मेरठ में होगा तो झूठ लगेगा। वहाँ बॉयफ्रेंड आके नीचे बाइक के हॉर्न बजाएगा, लड़की ऊपर से देखेगी, माँ से कहेगी संगीता आ गई, मम्मी मैं जा रही हूँ। मम्मी कहेगी नहीं ऊपर बुला, नहीं मम्मी मैं निकल रही हूँ, और चली जाएगी। घटना सेम रही, वो आया बॉयफ्रेंड लेके चला गया, लेकिन अगर आपने उसको अपनी संस्कृति में नहीं ढाला तो वो झूठ लगने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही काम करते करते कहानी ना बदलने लगती है, अपना आत्मा वही रहती है पर आप देखते हैं अरे कपड़े बदल गए,
आप सोचते भी नहीं है, चलते चलते वो सहज रूप से ढलता रहता है। भारतीय टेस्ट बर्ड्स के अनुरूप हमारे यहाँ नुमाइश लगती है, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, वहाँ मेले में देसी घी का चाउमीन मिलता है। देसी घी का चाउमीन, ये जुमला ही बड़ा प्यारा जी, है। हम चाउमीन भी देसी घी में जैसे चाइनीज डोसा। जी, चाइनीज डोसा। तो हमारे टेस्ट बर्ड्स ऐसे इतने अलग हैं बाकी दुनिया से कि हम बाहर का पौधा लाके अगर अपनी मिट्टी में ज्यों का त्यों लगा देते हैं, वो जड़ नहीं पकड़ पाता। तो हमें बदलाव करने ही पड़ते हैं, और वो बदलाव छोटे मोटे से बड़े बड़े तक होते रहते हैं। कितना लंबा टाइम लगा था आपको सितारे ज़मीं पर लिखने के लिए, और चूंकि इस फिल्म को बनने में बड़ा वक्त लगा, तो ये आपके धीरज की कितनी बड़ी परीक्षा थी? सर, ये एक्चुअली तो प्रसन्ना के धीरज की परीक्षा थी। मुझे तो लिखने में 28 दिन लगे थे जी। और कई बार होता है कि काम अपने आप बैठ जाता है कागज पे आके। कई बार आप जो है दाने डालते रहो, वो आके बैठते ही नहीं है। सही है। तो उसका कोई एक तय फार्मूला तो नहीं है। ऐसी भी स्क्रिप्ट्स हैं जिनके साथ मैं एक साल स्ट्रगल करता रहा। ये एक स्क्रिप्ट थी जो 1 महीने के अंदर जैसी की तैसी, जैसी आपने अब देखी है, 99% तभी की तभी ऐसे लिखी जा चुकी थी। क्या बात है, और क्या गजब के डायलॉग्स हैं। अरे बहुत धन्यवाद सर। कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो जिनमें फिलॉसफी है, कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिनमें मज़ेदार चीज़ें हैं, और वन लाइनर्स इस फिल्म में भी बहुत कमाल के हैं। जी। तो कितना मुश्किल होता है अपनी स्क्रिप्ट के प्रवाह में इन चीज़ों को ऐसे डालना कि जिनको हम कह सकते हैं कि श्रीलाल शुक्ल और हरिशंकर परसाई वाला मिजाज आ जाता है। सर, अभी आपने शब्द प्रयोग किया प्रवाह। हाँ। जब प्रवाह में होता है तब बिल्कुल मुश्किल नहीं होता जी। वो बहते बहते सब कुछ खुद आके मिल जाता है। कभी जब फंसता है तब ये स्क्रिप्ट एक साथ लिखी गई बिना किसी व्यवधान के। इसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि एफर्ट करना पड़ा हो, क्या सोचें। कई बार होता है एक एक लाइन पे अटक जाते हैं, हफ्ते हफ्ते लगे रहते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ सर। ये पूरी धारा प्रवाह बस बहती हुई कहीं से आई और आके रुक गई। इस बात से क्या फ़र्क पड़ा कि इस फिल्म में आमिर खान है? सर, हमारे बचपन में सामान आता था, कुकर घर पे लाते थे, उस पे ISI का मार्क होता था, तो मेरी माँ आसानी से उठा लेती थी। ठीक है। आमिर खान साहब का नाम वो ISI का मार्क है। हाँ। वो एग मार्क है जो मसाले के ऊपर लगता है, जिसके बाद आम जनता में विश्वसनीयता बढ़ जाती है। करेक्ट है। वो देखते हैं, अच्छा आमिर खान कोई बात सिखा रहे, अच्छी ही होगी, चलो चलते हैं बच्चों के साथ। वाह वाह। ये फिल्म जितनी दूर गई है, इतनी दूर जाने का सवाल ही नहीं उठता था अगर आमिर, पहले तो बनती ही नहीं, पूरे हमारी इंडस्ट्री में कोई ऐसी कहानी पर पैसा नहीं लगाता जिस कहानी को जितनी सेंसिटिविटी की आवश्यकता है। क्योंकि हम ये शुरू से प्रसन्ना ने तय कर रखा था कि कोई अभिनेता नहीं आएगा जो ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति का अभिनय करे। असली लोग आएंगे, ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनल लोग आएंगे, ओरिजिनल लोग हैं फिल्म में। उनको लाके उनको जितनी शालीनता से, जितने प्यार से हैंडल करना है, वो सिवाय आमिर खान प्रोडक्शन लिमिटेड के मुझे तो पता नहीं कोई और स्टूडियो कर पाता हमारे यहाँ। क्या उन कैरेक्टर्स के, मतलब उन अभिनेताओं के जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज थे, उनके मिलने के बाद उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक स्क्रिप्ट में बदलाव करने पड़े? जी, कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत करना पड़ा। क्या उनको डायलॉग याद रखने में परेशानी हुआ करती थी? आप मौजूद होते थे शूट पर? मैं शूट पर मौजूद था, उनको डायलॉग याद करने में कोई परेशानी नहीं थी। इनफैक्ट वो हमारे ज़्यादातर अभिनेताओं से ज़्यादा तैयार आते थे सेट पर। उनको अपने संवाद याद होते थे, उनको पूरा सीन याद होता था। मैं आपको बताऊं, एक आपने अगर फिल्म देखी है 3 बार। अरे सर, गुड्डू नाम का चरित्र जो नहाता है, हाँ, वो गोपी नाम के लड़का है। गोपी मलयाली है। हाँ, गोपी को हिंदी नहीं आती बिल्कुल। उसमें एक टेक्सचर रखा है वो जी, आपने। तो गोपी को समझ नहीं आता था कि सीन में क्या हो रहा है। लेकिन आप इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए कि गोपी सीन में इमोशनल मैपिंग समझ जाते थे देख के लोगों को, और रिएक्ट करते थे अप्रोप्रिएटली। वाओ, कितनी बड़ी बात है। और इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी हाई होगी कि जो आप भाषा नहीं जानते हैं, आपको एग्जैक्टली नहीं पता सीन में क्या हो रहा है, लेकिन आप साथी कलाकारों के हाव भाव देखकर समझ रहे हैं कि मुझे क्या रिएक्शन देना है, और वो देता था। ये बहुत प्रोफेशनल एक्टर की निशानी है। जी, वो सारे सर, मतलब देवर प्लेजर टू वर्क विद। अच्छा, चूंकि सितारे ज़मीं पर की बात चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि इस फिल्म की पूरी प्रोसेस से जुड़ी कोई 1-2 यादगार घटनाएं हमारे साथ बांटिए। सर, इस फिल्म में
इतनी यादगार घटनाएं, जैसे जब नहाने वाला सीन था उसमें गुड्डू इतना नहाया कि फिर अगले 2 दिन बीमार पड़ा रहा। अरे बाप रे। क्योंकि गुड्डू को रोकना कठिन हो गया था। गुड्डू ने नहाना शुरू किया, 2 दिन उसके बाद शूटिंग नहीं हुई थी। ओके। अरे बाप तो रे। वो तो इतना सेट पर अच्छा वातावरण रहता था। मैंने कभी किसी प्रोजेक्ट पे, और मैंने क्या, हमारा तो अनुभव कुछ नहीं है, आमिर खान साहब स्वयं कहते हैं कि ऐसा अनुभव जैसा उन्हें इस फिल्म में हुआ है कभी नहीं हुआ। बहुत बार सेट पर हम होते थे, आपकी आंख भर आएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि हमें इतनी प्योरिटी की आदत नहीं रही है। ये बहुत प्यारी बात है। वाह। तो उनकी उपस्थिति मात्र के कारण, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ। वो आपको कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि अरे क्या बात, कुछ नहीं, वो दे आर जस्ट बीइंग। उनकी जो मासूमियत, उनका जो फूलापन है, और क्योंकि हमें उसकी आदत ही नहीं है जी, हमें हर बात में कैलकुलेशन की, चालबाजियों की, हिसाब की आदत है। तो जब ऐसे बिना हिसाब किताब किए बात करने वाले, अभिनय करने वाले लोग सामने आते हैं तो देख के आंख भर आती है। क्या बात है। वाह। फाइनल स्क्रिप्ट रीडिंग के बारे में आमिर खान ने बताया था कि वो 7 दिन का मामला था, जब आमिर यस नो यस नो यस नो एंड देन यस पर आते हैं और फिर ये तय हुआ कि ये फिल्म बन रही है, जबकि इससे पहले कोई और एक्टर चुन लिया गया था। उन दिनों से जुड़ी कोई बात जब आप नैरेट कर रहे थे? जी, हम लोग करने वाले थे और मुझे अभी इस समय सीन नहीं याद, पर एक सीन सुनाते सुनाते खान साहब ने हमें रोका, आमिर सर ने, 1 मिनट। फिर हमें लगा कुछ फीडबैक देने के लिए, नहीं बहुत अच्छा लिखा, आगे पढ़िए। तो मैं और प्रसन्ना एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर जब हम बाहर आए तो प्रसन्ना ने बोला सर करेंगे तो देखियो पिक्चर। मैंने कहा अच्छा देखते हैं यार। और फिर 4-5 दिन बाद सर ने जब हमें बताया तो सर थोड़े से ही वाज टेकन अबैक कि तुम दोनों इतना खुश क्यों नहीं लग रहे हो। और प्रसन्ना बता रहे क्योंकि हमें पता चल गया था सर पहले 3-4 दिन से इसी उसमें थे कि आप कब कहेंगे। ओके ओके। मतलब पर्चा लीक हो गया था। जी हाँ, और उनको लग रहा है कि ये दोनों खुश क्यों नहीं हो रहे, पागल क्यों नहीं हो रहे हैं। और हम जी सर जी बहुत शुक्रिया, हमारा थोड़ा संयत सा रिएक्शन था क्योंकि पागलपन वाला आ चुका था 4 दिन पहले। यस, क्योंकि ये मामला लटक गया था तो जाहिर है कि थोड़ा वक्त लगा। और मतलब बाकी जो अभिनेता अन्य करने वाले थे वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे थे, जो ठप्पा आमिर खान साहब का जब लगता है किसी कथा वस्तु पर, तो परिवार जिस भरोसे पर आते हैं थिएटर, वरना शायद हम नहीं देखते। जो अब हम देख रहे हैं थिएटर्स में, आप खुद हम बात कर रहे थे इस बारे में कि पूरे परिवार, दादी नानी बच्चे सब भर भर के आ रहे हैं इतने सालों बाद। वो सिर्फ इस आश्वासन के कारण, एक व्यक्ति की विश्वसनीयता उसके नाम के कारण आ रहे हैं, जो आमिर खान साहब। पब्लिक के साथ आपने कितने बार फिल्म देखी? मैं सर बहुत बार देख चुका हूँ। और क्या रिएक्शंस देख रहे हैं आप? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एक राइटर दिव्य निधि को क्या महसूस हो रहा है, कितने बार आंखें भर आती हैं? इतना अच्छा, मैं आपको बताऊं, कल हम गए, एक स्पेशल स्कूल है, मैं उसका नाम अभी मेरे जहन से उतर रहा है, अंधेरी में, उन्होंने एक शो कराया था। वो बच्चे नाच रहे थे आके थिएटर में साथ में। उनको उनके पेरेंट्स ने आके जब हाथ पकड़ा और बताया कि आपने बिल्कुल हमारी कहानी कह दी है। जब एक दृश्य में गुरपाल जी जो अभिनय, बड़ा अच्छा अभिनय किया उन्होंने करतार पाजी का, वो जब कहते हैं कि ये बच्चे तकलीफ कितनी भी दें, ये घर को बूढ़ा नहीं होने देते। क्या प्यारा डायलॉग है। तो उनके माँ बाप आके हाथ पकड़ के कहते हैं जब कि ये हमारी अपनी कहानी है। जब एक परिवार ने बताया मुझे कि हम हमेशा से बात कहना चाहते थे लेकिन इसे आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि सबका अपना अपना नॉर्मल, अब हम आसान भाषा में बता सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे का अपना अलग नॉर्मल है। वाह वाह। तो लगता है कि हाँ भाई ये तो कैसे हमारे आम कल्चर में एक डायलॉग, एक जुमला, एक टैगलाइन एक जरूरी हिस्सा बन जाती है। सबका अपना अपना नॉर्मल। राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात कैसी रही? सर से अंग्रेजी में कहते हैं ड्रीम कम ट्रू। हाँ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जाएंगे राष्ट्रपति भवन, और बड़ा ओवरवेलमिंग होता है, आप अभिभूत हो जाते हैं जैसे दूर से राष्ट्रपति भवन दिखना शुरू होता है। क्या बात और है। फिर जब उन गलियारों में घुसते हैं, वहाँ पर पुराने राष्ट्रपतियों के चित्र देखते हैं आदम कद, तो आपको अच्छा राजेंद्र प्रसाद जी भी यहीं चलते थे, वाह, यहीं पे आए थे वेंकटरमन जी, तो आपको लगता है हम इतिहास के बीच खड़े हैं। क्या और फिर जब महामहिम राष्ट्रपति आई स्वयं, तो उन्होंने फिर हमारे सितारों से मिली, और जब उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म है, तो ऐसा लगता बिल्कुल कान में सितार बजा गया वो कोई आके। क्या बात है, क्या प्यारी बात है। वाह वाह वाह। दिव्य निधि सितारे तो रिलीज हो गई और लापता लेडीज आ गई, और एक तरह से आपका एक मुहावरा भी बन गया
फिल्म उद्योग में, जिसका ख्वाब आप उस जमाने में देखा करते थे जब आप टूरिंग टॉकीज में फिल्में देखा करते थे, और जैसे कि आपने कहा कि आप नंबरिंग पढ़ा करते थे, तो अब आगे आप पोस्टर पर भी रिटन बाय दिव्य निधि, कितनी खुशी की बात थी। और आगे क्या होने वाला है? सर आगे और फिल्में लिखने का सपना है, काम कर रहा हूँ कुछ कुछ। तो अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर कि जो काम बचपन से करना चाहते थे वो करने का अवसर मिला। उस अवसर पे ऐसा लगा कि अच्छा, सफल और सार्थक दोनों एक साथ होना कठिन होता है। कई बार सार्थक होता है काम, सफल नहीं हो पाता। कई बार सफल हो गया काम, लेकिन भाई ऐसी चालू सी कहानी कह दी थी। इसमें सफलता और सार्थक होना एक साथ मिल गया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। घर वालों का क्या रिएक्शन था जिन्होंने कहा था कि अब कुछ नहीं कर सकते तो लेखक ही बन जाओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा था सर, पापा सुन रहे होंगे। वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था लेखक, उन्होंने कहा था कि चलो लेखक बन जाओ। लेखक बन जाओ। नहीं सर, पापा जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये विविध भारती है और घर घर पहुंचता है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर उनको। कई बार फिल्म देख कर आए हैं अपने परिवारजनों के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह तो वाह सब लोग बड़े खुश हैं, और उनको ये कहने में भी गर्व हो रहा है कि इतनी अच्छी फिल्म, इतनी ज़रूरी फिल्म का हिस्सा बन पाया हमारा बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक ऐसी फिल्म जो आप सभी को, जो हम सभी को दिशा देती है, बिल्कुल, तो उसका आप हिस्सा बन पाए। टेलीविज़न तो साथ में चल ही रहा है जी। बाकी क्या चल रहा है? एक फिटनेस वाला मामला भी ज़रा बताइए। जी, फिटनेस पे मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ सर, क्योंकि मेरा काम, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। मेरा काम ऐसा है कि मुझे एक साथ बैठ के 8 घंटे 10 घंटे, मुझे पता भी नहीं होता कितनी देर बैठा रहूँगा अब करने के लिए। तो मुझे लगता है कि सभी लेखकों को, कलाकारों को थोड़ा बहुत ध्यान अपना थोड़ा चल फिर लीजिए तो बेहतर रहता है। ये चल फिर लीजिए वाला मामला नहीं है। नहीं, मैं असल में, मेरे परिवार में बड़ी परंपरा है शारीरिक सौष्ठव की, पहलवानी की। अच्छा, जी। वाह वाह वाह। तो हमारे परिवार में बचपन से ही, अच्छा, मैं बहुत छोटा रहूँगा 2-3 साल का, तब से मेरे पिताजी उठा के चलो भाई दौड़ने चलो, अखाड़ेबाजी करो। वाह वाह वाह। तो वो परंपरा कभी टूटी नहीं, अब तक चल रही है। तो ये आपका अनुशासन है। जी बिल्कुल। लिखने के लिए किस तरह का माहौल चाहिए दिव्यनिधि? सर अब तो जब टेलीविज़न आप लिखने लगते हैं तो लिखने के लिए आपको कोई भी माहौल हो दुनिया का, आप जिसे कहते हैं ना राइटिंग कमांडो बन गए हैं अभी लोग। जहाँ जैसा मौका मिले, जैसा मौका क्योंकि मिले। आपको डेडलाइंस पर काम करना हो। पर सामान्यतः मैं कोई भी ऐसी जगह जहाँ शोर शराबा थोड़ा कम हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लिखने के अलावा और क्या शौक है दिव्यनिधि? पढ़ने का शौक है सर। हाँ, जो एक किसका, निदा फाजली साहब का शेर है ना, वही लिखने पढ़ने का शौक था, वही लिखने पढ़ने का शौक है, तेरा नाम पढ़ना किताब पे, तेरा नाम लिखना किताब पे। वाह वाह तो वाह, बस यही क्या बात सिलसिला है, क्या चलता बात। रहता है। कविताएं करता हूँ, शोज करता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, इसका है। और वो शोज करते हैं और कहानियां सुनाते हैं, इसको जरा तफसील दीजिए। मैं सर कई बार जो है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का काम करते स्टोरी हैं। टेलिंग का, इसमें बिचौलिए नहीं होते। आप हैं और आपके दर्शक। जी। इसमें बाकी जो आर्ट फॉर्म है, जो भी कंपोजिट आर्ट फॉर्म है, इसमें हमेशा लेखक को शिकायत रहती है। हमेशा आप किसी भी लेखक, भाई साहब हमने तो ये सोच के लिखा था, कहाँ से कहाँ देखे पहुँच जाता। वो हमेशा आप कंधे पे हाथ रख दें, वो भरा हुआ ही निकलेगा लेखक। सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें खुद पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारी कहानी कितने पानी में है। क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं हूँ, सुनने वाले हैं और कहानी है। चौथा कोई किसी को आने की इजाज़त नहीं होती। तो ये कितने कितने दिनों में ये मामला चलता रहता है, और इतनी व्यस्तता के बीच में इसका वक्त कहाँ से निकलता है? सर समय कम निकल पाता है। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा शोज़ करूँ, पर जब भी निकल पाता है तो महीना 2 महीना 3 महीने में ज़रूर करता हूँ। कोई बुला लेता है कविताएं सुनाने को, कुछ करने को, तो वहाँ पे भी हमने भी आपको कविताएं सुनाने के लिए बुला लिया। अरे सर तो कुछ सुनाइए अपना लिखा मैं हुआ। आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे थे कि मैं फिल्मों से ही जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो फिल्मों के ऊपर कितना लिखता हूँ। अब आपने शैलेंद्र जी पर किताब लिखी है, मैं कथा सुनाता हूँ आपको शैलेंद्र जी पर। वाह। कि शैलेंद्र जो है एक ऐसे लेखक थे जो किसी भी भाषा में लिख सकते थे, भाषा के किसी भी स्तर को छू सकते थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमारे लेवल पर आकर लिखा। वो रेशम था अक्स जिसका ढला था कपास में, वाह, वो बादशाह था घूमता सादे लिबास में। क्या बात है। वो रेशम था अक्स जिसका ढला था कपास में, वो बादशाह था घूमता सादे लिबास में। उसका कलाम जैसे के झोला फ़कीर का, वाह, उसका कलाम जैसे के झोला फ़कीर का, बाप पे गया था वो बेटा कबीर का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सही। तो मैं ऐसे एक सलीम जावेद साहब के ऊपर एक कविता सुनाता हूँ, क्योंकि आपका रुझान है फिल्म का, लिखने पढ़ने का। जरूर।
कि सलीम जावेद से पहले लेखक क्लर्क होता था या कलाकार होता था, स्टार नहीं होता था। लेखक स्टार भी हो सकता है, ये भरोसा, ये विश्वास सारे लेखकों को सलीम जावेद ने दिलाया। तो इस पे कविता है कि दो लड़के थे किस्से कहते थे। अब देखिए ज़रा कि जिस दौर में उन्होंने, मेरा ख्याल 71 लेट 69 70 तब पहली फिल्में आई उनकी, तो उस दौर इतना अराजकता समाज में, इतनी दिक्कतें, लेकिन फिल्में आया सावन झूम के, ऐसी फिल्में जो जिसमें समाज का प्रतिबिंब दिखता ही नहीं है। तो दो लड़के थे किस्से कहते थे, वो दौर सुलगता अंगारा था, हवा में गहमा गहमी थी, वाह पर आईनों में आग फूल थी, किस्सों में खुशफहमी थी। वाह वाह तस्वीरें कश्मीर में थी, था बाकी मुल्क जुलाई में। वाह तस्वीरें कश्मीर में थी, था बाकी मुल्क जुलाई में। ख्वाब उधड़ आए थे सारे, ऐब था कुछ तुरपाई में। क्या बात है। उन्होंने ख्वाबों से पैबंद उतारे, दो लड़के गुस्ताख से थे। उन्होंने ख्वाबों से पैबंद उतारे, दो लड़के गुस्ताख से थे। झूठ मिला के सच बोला, लड़के बड़े चालाक से थे। क्या बात है। वो जानते थे परिंदों में एक बाज भी हो तो बेहतर है। वो जानते थे परिंदों में एक बाज भी हो तो बेहतर है। कलम मिश्क तो करती हो, नाराज भी हो तो बेहतर है। वाह वाह वाह, क्या बात। कलम मिश्क तो करती हो, नाराज भी हो तो बेहतर है। उन दोनों के संग किस्सों में नई रवानी आई थी। वक्त को पहली बार लगा गुस्से पे जवानी आई थी। क्या बात है, क्या बात। वक्त को पहली बार लगा गुस्से पे जवानी आई थी। किस्से और भी कहते हैं, पर उन दोनों वाली बात नहीं। अफसोस रहेगा तस्वीरों को, दोनों अब हैं साथ नहीं। वाह। कम उम्र नहीं पर जवां हैं अब तक, तलवारें दोनों रवां हैं अब तक। कम उम्र नहीं पर जवां हैं अब तक, तलवारें दोनों रवां हैं अब तक। तेवर में गर्मी अब भी, लहजे में बेबाकी है। लड़के फिर किस्सा कह दें, उम्मीद अभी भी बाकी है। वाह वाह तब वाह। तक उस वक्त को फिर से दोहराएं, जब तस्वीर में शोले बहते थे। दो लड़के थे किस्से कहते थे। क्या प्यारा है, क्या प्यारा है, बहुत ही शिद्दत से भरा हुआ। और कमाल की बात यह है कि शोले के 50 साल होने को जा रहे हैं, जी, है ना। और यहाँ हम सलीम जावेद की 15 बात कर रहे अगस्त को हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यनिधि, चलते चलते अपने श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे जो आपके सिनेमा के दर्शक भी हैं, और यही वो ताकत है जो किसी भी सिनेमा को चलाते और गिराते हैं। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ एक यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब कोई अच्छी फिल्म आए तो प्लीज़ उसे थिएटर में जाकर देखें। हम आपके आसरे पर बैठे हुए हैं। अगर आप अच्छी फिल्म देखने नहीं आएंगे और बाद में कहेंगे कि थिएटर में अच्छी फिल्म नहीं आती है, तो फिर बनाने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर कभी सुने, कोई दोस्त बताए कि फिल्म अच्छी है, तो एक बार जाके थिएटर तक आ जाएं प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने अरे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस साहब।